आज की कहानी है। आप कौन हैं सलाह देने वाले। अभी उस दिन एक बहुत पुराने मित्र बाजार में मिल गई। हम दोनों अंबाला में साथ साथ रहे थे। पता चला पिछले दिनों उनका तबादला भी इसी शहर में हो गया। उस दिन बाजार में भीड़ भाड़ कुछ कम थी। मुझे देखते ही मीना सड़क के किनारे खींच कर ले गई और न जाने कितना सब याद करती रही। हम दोनों कुछ बच्चों की, कुछ घर की और कुछ अपनी कहते सुनते रहे। आपकी बहुत याद आती थी मुझे, मीना बोली। आपसे बहुत कुछ सीखा था मैंने। याद है जब एक रात मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो आपने कैसे संभाला था मुझे। मैं बीमार पड़ जाती तो क्या तुम ना संभालती मुझे। जीवन तो इसी का नाम है। इतना तो होना ही चाहिए कि मरने के बाद कोई हमें याद करे। आज तुम किसी का करो, कल कोई तुम्हारा भी करेगा। मेरा हाथ कस कर पकड़े थी मीना। उम्र में मुझसे छोटी थी, इसीलिए मैं सदा उसका नाम लेती थी। वास्तव में कुछ बहुत ज़्यादा खट्टा था मीना के जीवन में, जिसमें मैं उसके साथ थी। याद है दीदी, वो लड़की नीता जिसने बुटीक खोला था। अरे, जिसने आपसे सिलाई सीखी थी। बड़ी दुआएं देती है आपको। कहती है आपने उसकी ज़िंदगी बना दी। याद आया मुझे, उसके पति का काम कुछ अच्छा नहीं था, इसीलिए मेरी एक क्लब मेंबर ने उसे मेरे पास भेजा था। लगभग 2 महीने उसने मुझसे सिलाई सीखी थी। उसका काम चला या नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि उसी दौरान पति का तबादला हो गया था। वो औरत जब आखिरी बार मेरे पास आई थी तो उसके हाथों में कुछ रुपए थे। बड़े संकोच से उसने मेरी तरफ ये कहते हुए बढ़ाए थे, दीदी, मैंने आपका बहुत समय लिया है, ये कुछ रुपए रख लीजिए। बस तुम्हारा काम चल जाए तो मुझे मेरे समय का मोल मिल जाएगा। ये कहते हुए मैंने उसका हाथ हटा दिया था। सहसा कितना सब याद आने लगा। मीना कितना सब सुनाती रही। समय भी तो काफी बीत चुका था ना अंबाला छोड़े। 6 साल कम थोड़े ही होते हैं। तुम अपना पता और फोन नंबर दे दो, कहकर मीना झट से उस दुकान में चली गई, जिसके आगे हम दोनों घंटे भर से खड़ी थी। भैया, जरा कलम कागज देना। दुकानदार हंसकर बोला, लगता है बहन जी कई साल बाद आपसे मिली हैं। घंटे भर से मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ। आप दोनों यहाँ अंदर बेंच पर बैठ जाइए ना। क्षण भर को हम दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगी। क्या हम इतना ऊंचा ऊंचा बोल रही थी? क्या बुढ़ापा आते आते हमें असभ्य भी बना गया है? मन में उठे इन विचारों को दबाते हुए मैं बोली, क्या क्या सुना आपने भैया जी? हम तो पता नहीं क्या क्या बकती नहीं रही, बल्कि आपकी बातों से समझ में आता है कि जीवन का अच्छा खासा निचोड़ निकाल रखा है आपने। क्या निचोड़ नजर आया आपको भाई साहब? सहसा मैं भी मीना के पीछे पीछे दुकान में अंदर चली गई, तो वो अपने स्टूल पर से उठकर खड़ा हो गया। आइए बहन जी। अरे छोटू, जा जाकर 2 कप चाय ला। पल भर में लगा हम बहुत पुराने दोस्त हैं। अब इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते नजर पड़ना तो आ ही गया है मुझे। सहसा मेरी नजर उस स्टूल पर पड़ी जिस पर वो दुकानदार बैठा था। 1 सवा फुट के आकार वाले स्टूल पर वो भारी भरकम शरीर का आदमी कैसे बैठ पाता होगा, यही सोचने लगी। इतनी बड़ी दुकान है, क्या आरामदायक कोई कुर्सी नहीं रख सकता ये दुकानदार? तभी एक लंबे चौड़े लड़के ने दुकान में प्रवेश किया। मीना कागज पर अपने घर का पता और फोन नंबर लिखती रही, और मैं उस ऊंचे और कम चौड़े स्टूल को ही देखती रही जिस पर अब उसका बेटा बैठने जा रहा था। नहीं भैया जी, चाय मत मंगाना, मीना मना करते हुए बोली। वैसे भी हम बहुत देर से आपके कान पका रहे हैं। बेटा, तुम इस इतने ऊंचे स्टूल पर क्या आराम से बैठ पाते हो? कम से कम 12 घंटे तो तुम्हारी दुकान खुलती ही होगी। मेरे होंठों से सहसा ये निकल गया, और इसके उत्तर में वो दुकानदार और उसका बेटा एक दूसरे का चेहरा पढ़ने लगे। तुम्हारी तो कद काठी भी अच्छी खासी है। एक 6 फुट का आदमी अगर इस ऊंचे और छोटे से स्टूल पर बैठकर काम करेगा तो रीढ़ की हड्डी का सत्यानाश हो जाएगा। शरीर से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। इसे सहेज संभाल कर इस्तेमाल करोगे तो वर्षों तुम्हारा साथ देगा। बेटे ने तो नजरें झुका लीं, पर बाप बड़े गौर से मेरा चेहरा देखने लगा। मेरे पिताजी भी इसी स्टूल पर पूरे 50 साल बैठे थे। उनकी पीठ तो नहीं दुखी थी। उनकी नहीं दुखी होगी,
क्योंकि वो समय और था, खाना पीना शुद्ध हुआ करता था। आज हम हवा तक ताज़ा नहीं ले पाते, खाने की तो बात ही छोड़िए। हमारे जीने का तरीका वो कहाँ है जो आपके पिताजी का था। मुझे डर है आपका बेटा ज़्यादा दिन इस ऊंचे स्टूल पर बैठकर काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप इस स्टूल की जगह कोई आरामदायक कुर्सी रखिए। मैं और मीना उस दुकान पर से उतर आए और जल्दी ही पूरा प्रसंग भूल भी गए। पता नहीं क्यों, जब भी कहीं कुछ असंगत नजर आता है, मैं स्वयं को रोक नहीं पाती। और अक्सर मेरे पति मेरी इस आदत पर नाराज हो जाते हैं। तुम दादी अम्मा हो क्या सबकी, जहाँ कुछ गलत नजर आता है समझाने लगती हो। सामने वाला चाहे बुरा ही मान जाए बुरा, मेरा क्या जाता है। अगर समझदार होगा तो अपना भला करेगा, और अगर नहीं तो उसका नुकसान वही भोगेगा। मैं तो आंखें रहते अंधी नहीं बन सकती। अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारी नज़र वो नहीं देख पाती जो सामने वाली आंख देख लेती है। और कभी कभी हम वो भांप लेते हैं जिसे सामने वाला नहीं समझ पाता। क्या अपना अहम आहत होने से बचा लूं और सामने वाला मुसीबत में चला जाए। प्रकृति ने बुद्धि दी है तो उसे झूठे अहम की बलि चढ़ जाने दूं। क्या प्रकृति ने सिर्फ तुम्हें ही बुद्धि दी है। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। मैं किसी का नुकसान होता देख चुप नहीं रह सकती। बस, प्रकृति ने बुद्धि तो आपको भी दी है, जिसे आप बहस करना तो पसंद करते हैं, लेकिन मेरी बात समझना नहीं चाहते। मैं अक्सर खिंच उठती हूँ। कभी कभी लगने भी लगता है कि शायद मैं गलत हूँ। कभी किसी को कुछ समझाऊंगी नहीं, मगर जब समय आता है तो मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ। अभी उस दिन प्रेस वाली कपड़े लेने आई तो एक बड़ी सी गठरी सिर पर रखे थी। अपने कपड़ों की गठरी उसे थमाते हुए सहसा उसके पेट पर नजर पड़ी। लगा कुछ है, खुद को रोक ही नहीं पाई। मैं बोली, क्यों भाई, कौन सा महीना चल रहा है। नहीं तो बीबी जी। अरे बीबी जी से क्यों छुपा रही है। पेट में बच्चा और शरीर पर इतना बोझ लिए घूम रही है। अपनी सुध ले, अपने आदमी से कहना तुझसे इतना काम ना कराए। टुकुर टुकुर देखती रही वो मुझे, फिर फीकी सी हंसी हंस पड़ी। पूरी कॉलोनी घूमती हूँ, किसी ने इतना नहीं समझाया, और ना ही किसी को मेरा पेट नजर आया, तो आपको कैसे नजर आ गया। पता नहीं लोग देखकर भी क्यों अंधे बन जाते हैं, या हमारी संवेदनाएं ही मर गई हैं कि हमें किसी की पीड़ा, किसी का दर्द दिखाई नहीं देता। ऐसी हालत में तो लोग गाय भैंस पर भी तरस खा लेते हैं। ये तो फिर भी जीती जागती औरत है। कुछ दिन बाद ही पता चला उसके घर एक बेटी ने जन्म लिया। धन्य हो देवी। 9 महीने का गर्भ कितनी सहजता से छिपा रही थी वो प्रेस वाली। मैंने हैरानी व्यक्त की तो पति हंसते हुए बोले, अब क्या जच्चा बच्चा को देखने जाने का भी इरादा है। वो तो है ही। सुना है पीछे किसी खाली पड़ी कोठरी में रहती है। आज शाम जाऊंगी और कुछ गर्म कपड़े हैं उन्हें दे आऊंगी। सर्दी बढ़ रही है ना, उसके काम आ जाएंगे। नमस्कार हो देवी। दोनों हाथ जोड़ मेरे पति ने अपने कार्यालय की राह पकड़ी। मुझे समझ में नहीं आया मैं कहाँ गलत थी। मैं क्या करूं कि मेरे पति भी मुझे समझने का प्रयास करें। कुछ दिन बाद एक और समस्या मेरे सामने चली आई। इनके एक सहयोगी हैं जो अक्सर परिवार सहित हमारे घर आते हैं। एक दो मुलाकातों में तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन अब पता चल रहा है कि जब भी वो हमारे घर आते हैं, 1 घंटे में लगभग 4-5 बार बाथरूम जाते हैं। बार बार चाय भी मांगते हैं। बाथरूम जाना या चाय मांगना मेरी समस्या नहीं। समस्या ये है कि उनके जाने के बाद हमारा बाथरूम चींटियों से भर जाता है। सफ़ेद बर्तन एकदम काला हो जाता है। हो ना हो इन्हें शुगर हो। पति से अपने मन की बात बताकर पूछ लिया कि क्या उनसे इस बारे में बात करूं। खबरदार, हर बात की एक सीमा होती है। किसी के फटे में टांग मत डाला करो। मैंने क्या कह दिया ना, एक बार तो पूछ लो। मन नहीं माना तो पति से जोर देकर बोली, शुगर के मरीज को अक्सर पता नहीं चलता कि उसे शुगर है, और बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ जाए तभी पेशाब में आती है। क्या पता उन्हें पता ही ना हो कि उन्हें शुगर हो चुकी है। कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम ज़्यादा डॉक्टरी मत झाड़ो। दुनिया में एक तुम ही समझदार नहीं हो। उन्हें कुछ हो गया तो देखो, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, और कुछ हो गया तो क्या होगा। क्या उम्र भर हम खुद को क्षमा कर पाएंगे। अपने पति से जिद करके
मैं एक दिन ज़बरदस्ती उनके घर चली गई। बातों बातों में मैंने उनके बाथरूम में जाने की इच्छा व्यक्त की। क्या बताऊं दीदी, हमारा बाथरूम साफ होता ही नहीं। इतनी चींटी है कि क्या कहूँ। इतना फिनाइल डालती हूँ कि पूछो मत। आपके घर में किसी को शुगर तो नहीं है ना? नहीं तो आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? अवाक रह गई थी वो। धीरे से अपनी बात कह दी मैंने। रो पड़ी वो। मैंने कहा तो मानो उसे भी लगने लगा कि शायद घर में किसी को शुगर है। हाँ, तभी रात रात भर सो नहीं पाते हैं। हर समय टांगे दबाने को कहते हैं। बार बार पानी पीते हैं और कमज़ोर भी हो रहे हैं। दीदी, कभी ख्याल ही नहीं आया। हमारे तो खानदान में कहीं किसी को शुगर नहीं है। उसी पल मेरे पति उनको साथ लेकर डॉक्टर के पास गए। रक्त और पेशाब की जांच की। डॉक्टर मुंह बायों से देखने लगा। इतनी ज़्यादा शुगर, आप जिंदा हैं, मैं तो इसी पर हैरान हूँ। वही हो गया ना जिसका मुझे डर था। उसी क्षण से उनका इलाज शुरू हो गया। मेरे पति उस दिन के बाद से मुझसे नज़रें चुराने लगे। आप ना बताती तो शायद मैं सोया सोया ही सो जाता। आपने मुझे बचा लिया दीदी। लगभग मेरे पैर ही छूने लगे वो। बस बस, अब दीदी कहा है तो तुम्हारा नाम ही लूंगी। देखो, अपना पूरा पूरा ख्याल रखना। सदा सुखी रहो। मैं उसे आशीर्वाद के रूप में बोली और अपने पति का चेहरा देखा तो हंसने लगे। जय हो देवी। अब प्रसन्न होना भाई। तुम्हारा इलाज हफ्ता भर पहले ही शुरू हो सकता था, अगर मैं देवी जी की बात मान लेता। आज भी ये जिद करके लाई थी। मेरा ही दोष रहा जो इनका कहा नहीं माना। उस रात मैं चैन की नींद सोई थी। एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि उन पर मैं कोई कृपा, कोई एहसान करके लौटी हूँ। बस इतना ही लग रहा था कि अपने भीतर बैठे अपने चेतन को चिंता मुक्त कर आई हूँ। कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी निभा आई हूँ। अगले दिन सुबह सुबह दरवाजे पर एक व्यक्ति को खड़ा देखा तो समझ नहीं पाई कि इन्हें कहाँ देखा है। शायद पति के जानकार होंगे। उन्हें भीतर बिठाया। पता चला पति से नहीं, मुझसे मिलने आए हैं। कौन हैं ये? मैं तो इन्हें नहीं जानती। पति से पूछा। कह रहे हैं कि वो तुम्हें अच्छी तरह पहचानते हैं और तुम्हारा धन्यवाद करने आए हैं। मेरा धन्यवाद? कैसा? मैं कुछ याद करते हुए पति से बोली। हाँ, कहीं देखा तो लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा। रसोई का काम छोड़ मैं हाथ पोंछती हुई ड्राइंग रूम में चली आई। प्रश्न सूचक भाव से उनको देखा। बहन जी, आपने पहचाना नहीं? चौक पर मेरी दुकान है। कुछ समय पहले आप और आपकी एक सखी मेरी दुकान के बाहर। अरे हाँ, याद आया। मैं और मीना मिले थे ना। पति को बताया मैंने। कहिए, मेरा कैसा धन्यवाद? उस दिन आपने मेरे बेटे से कहा था कि वो ऊंचे स्टूल पर न बैठे। दरअसल उसी सुबह वो पीठ दर्द की वजह से 7 दिन अस्पताल रहकर ही लौटा था। डॉक्टरों ने भी मुझे समझाया था कि उस स्टूल की वजह से ही सारी समस्या है। हाँ, तो समस्या क्या है? आप कुर्सी नहीं खरीद सकते क्या? कुर्सी तो लड़का 6 महीने पहले ही ले आया था, जो गोदाम में पड़ी सड़ रही है। मैं ही जिद पर अड़ा था कि वो स्टूल वहाँ से न हटाया जाए। वो मेरे पिताजी का स्टूल है और मुझे वहम ही नहीं, विश्वास भी है कि जब तक वो स्टूल वहाँ है तब तक ही हमारी दुकान सुरक्षित है। जिस दिन स्टूल हट गया, लक्ष्मी भी हमसे रूठ जाएगी। हम दोनों अवाक से उस आदमी का मुंह देखते रहे। मेरा बच्चा रोता पीटता रहा। मेरी बहू मेरे आगे हाथ पैर जोड़ती रही, लेकिन मैं नहीं माना। साफ साफ कह दिया कि चाहो तो घर छोड़कर चले जाओ, दुकान छोड़ दो, पर वो स्टूल तो वहीं रहेगा। मैं तो सोचता रहा कि लड़का बहाना बना रहा होगा। अक्सर बच्चे पुरानी चीज़ पसंद नहीं करते। सोचा डॉक्टर भी जान पहचान के हैं, उनसे कहलवाना चाहता होगा। लेकिन आप तो जान पहचान की नहीं थी। और उस दिन जब आपने कहा तो लगा मेरा बच्चा सच ही रोता होगा। एक दिन मेरा बच्चा ही किसी काम का ना रहा तो मैं लक्ष्मी का भी क्या करूँगा। पिताजी की निशानी को छाती से लगाए बैठा हूँ और उसी का सर्वनाश कर रहा हूँ जिसका मैं भी पिता हूँ। मेरा बच्चा अपने बुढ़ापे में मेरी जिद याद करके मुझे याद करना भी पसंद नहीं करेगा। क्या मैं अपने बेटे को पीठ दर्द विरासत में देकर मरूंगा? उसी शाम मैंने वो स्टूल उठवाकर कुर्सी वहां रखवा दी। मेरे बेटे का पीठ दर्द लगभग ठीक है और घर में भी शांति है, वरना बहू भी हर पल चिड़ी चिड़ी सी रहती थी। आपकी वजह से
मेरा घर बच गया, वरना उस टूल की जिद से तो मैं अपना घर ही तोड़ बैठता। मिठाई का एक डिब्बा मेज पर रखा था सामने। उस पर एक कार्ड था, धन्यवाद का संदेश। उन महाशय के बेटे ने मुझे भेजा था। क्या कहती मैं, भला मैंने क्या किया था जो उनका धन्यवाद लेती। आपकी वो सहेली एक दिन बाजार से गुजरी तो मैंने रोककर आपका पता ले लिया। फोन करके भी आपका धन्यवाद कर सकता था। फिर सोचा मैं स्वयं ही जाऊंगा। अपने बेटे के सामने तो मैंने अपनी गलती नहीं मानी, लेकिन आपके सामने स्वीकार करना चाहता हूँ। अन्याय किया है मैंने अपनी संतान के साथ। पता नहीं हम बड़े सदा बच्चों को ही दोष क्यों देते रहते हैं। कहीं हम भी गलत हैं, मानते ही नहीं। हमारे चरित्र में पता नहीं क्यों इतनी सख्ती आ जाती है कि टूट जाना तो पसंद करते हैं पर झुकना नहीं चाहते। मैं स्वीकार करना चाहता हूँ, विशेषकर जब बुढ़ापा आ जाए। मनुष्य को अपने व्यवहार में लचीलापन लाना चाहिए। क्यों, है ना बहन जी? जी आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी दो बेटों की माँ हूँ। शायद बुढ़ापा गहराते गहराते आप जैसी ही हो जाऊं। इसीलिए आज से ही प्रयास करना शुरू कर दूंगी। और हंस पड़ी थी मैं। पुनः धन्यवाद करके वो महाशय चले गए। पति मेरा चेहरा देखते हुए कहने लगे, ठीक कहती हो तुम। जहाँ कुछ कहने की जरूरत हो वहाँ अवश्य कह देना चाहिए। सामने वाला मान ले उसकी इच्छा, ना माने तो भी उसकी इच्छा। कम से कम हम तो एक नैतिक जिम्मेदारी से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं ना, जो हमारी अपनी चेतना के प्रति है। लेकिन सोचने का प्रश्न एक ये भी है कि आज कौन है जो किसी को सुनना पसंद करता है, और आज कौन इतना संवेदनशील है जो दूसरे की तकलीफ पर रात भर जागता है और अपने पति से झगड़ा भी करता है। पति का इशारा मेरी ओर है, मैं समझ रही थी। सच ही तो कह रहे हैं वो। आज कौन है जो किसी की सुनना या किसी को कुछ समझाना पसंद करता है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।